जब हर तरफ से यूनियन गवर्नमेंट नए रिफॉर्म्स ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिजिटल सर्वेलेंस रूल्स या सिटीजनशिप एक्ट्स, तब एक और अमेंडमेंट क्वाइटली बट रैपिडली पुश हो रहा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ऑपरेशनल रूल्स। कई लोगों को ये पुश अनकॉन्स्टिट्यूशन लगता है, कंसिडरिंग कि अभी इस नए एक्ट की लीगल वैलिडिटी ही क्वेश्चन में है, स्पेशली टॉप कोर्ट में CJI BR गवई के सामने। पर इन्हीं सब के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कौन सी नई बात कही है, आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वक्फ की क्या बात उठ सकती है, और क्यों अभी भी एक वक्फ बोर्ड पर उंगलियां उठी है ये क्लेम करते हुए कि उन्होंने जमीन हड़पने की कोशिश की है, वो भी मंदिर की जमीन हो या फिर फार्मिंग की लैंड। वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ड्राफ्ट रूल्स बना लिए हैं और उन्हें लॉ मिनिस्ट्री के पास भेज दिया गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक द रूल्स कुड बी अप्रूव्ड विदिन 15 to 20 days, paving the way for their presentation in the upcoming monsoon session from July 21। एक तरफ तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस लग रहा है, रिकॉर्ड टाइम में काम कंप्लीट करना, कंसल्टेशन राउंड्स, फाइनल ड्राफ्ट बनाना, पर दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस पर जजमेंट रिजर्व किया है, तो ये फास्ट ट्रैक नोटिफिकेशन प्रोसेस प्री मैच्योर भी लगता है। अब सवाल ये भी है कि एक वक्फ होता क्या है। तो वक्फ इज अ मुस्लिम रिलीजियस एंडाउमेंट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंट फॉर चैरिटी एंड कम्युनिटी वेलफेयर। अब इस नए एक्ट के थ्रू काफी स्वीपिंग चेंजेस किए गए हैं। पहला वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट था, जिसमें अगर एक प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है ओवर टाइम, इवन इफ नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, तो उसे वक्फ माना जाता था। अब ये स्क्रैप कर दिया गया है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को ये पावर्स मिल गई है कि सीनियर ऑफिशियल्स डिटरमाइन कर सकते हैं whether a government property belongs to वक्फ। तीसरा, only a person showing or demonstrating that he is practicing Islam for at least 5 years can donate property as वक्फ। चौथा है women and other rightful heirs can't be denied their inheritance due to the creation of a वक्फ। फिर आता है non-Muslims and women can now be appointed to वक्फ boards। सुपरफिशियली ये प्रोविजंस प्रोग्रेसिव दिखते हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अमेंडमेंट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक रिलीजियस बॉडी के अफेयर्स में एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस का सिग्नल देते हैं। अब रूल्स बनाना तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, बट क्या ये पॉलिटिकल भी है? एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि वी हैव रिसेंटली सेंट इट टू द लॉ मिनिस्ट्री एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर फाइनल अप्रूवल एंड फिनिशिंग टचेस। अप्रूवल के बाद ये रूल्स पब्लिक गजेट में नोटिफाई हो जाएंगे बिना किसी इमीडिएट पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन के। As former Secretary General PDT Acharya clarified, as soon as the rules are approved, they can be uploaded and publicly notified through the Gazette and come into effect. The government has to table it in the Parliament, but there is no rule about the rules being notified to the Parliament first. लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। रूल्स बनने के बाद उन्हें 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने टेबल करना मैंडेटरी है, और अगर पार्लियामेंट उन्हें मॉडिफाई या एनल करता है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट हो सकता है। मतलब जब तक पार्लियामेंट फॉर्मली रिएक्ट करे तब तक रूल्स इफेक्टिव हो जाएंगे, और अगर बाद में रिजेक्ट भी किए गए तो उनका पहले से हुआ इम्प्लीमेंटेशन लीगली वैलिड माना जाएगा। यही लूप होल जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने का एक सटल मेथड बन सकता है। अब सवाल दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इज इट अ कंसल्टेशन और फॉर्मेलिटी? गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने 15 से 20 स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस किए, हर ड्राफ्ट स्टेट्स के साथ शेयर की। ऑफिशियल ने क्लेम किया कि एवरी सिंगल अपडेटेड ड्राफ्ट, नो मैटर हाउ माइनर द चेंजेस, वाज शेयर्ड विद द स्टेट्स फॉर देयर व्यूज। ईच स्टेट पार्टिसिपेटेड विदाउट एक्सेप्शंस। ये क्लेम इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अपोजिशन और एक्टिविस्ट ग्रुप्स कह रही है कि उनकी वॉइसेस फॉर्मली कंसल्टेड तो हुई, लेकिन सब्सटेंटिवली कंसिडर नहीं। एज द ऑफिशियल एडमिटेड, even if the Supreme Court says something, we will just make the changes in the rules. But since the act has been passed and received the President's assent, we will notify rules। ये बात अंडरलाइन करती है कि रूल्स बनाना अब प्रोसीजरल एक्सरसाइज रह गया है, रिगार्डलेस ऑफ जुडिशियल ओपिनियन। तो ये हमारे देश के लिए कितना सही है, इसी पर लोगों के विचार रह रही है। अब इन्हीं सब के बीच में हमारे पास ऐसे 2 केसेस हैं जहां पर वक्फ बोर्ड्स द्वारा प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने पर कई सवाल उठे हैं। पहला है उत्तर प्रदेश का केस, जहां 20 जून को लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पुराने डिस्प्यूट पर फैसला दिया, बलरामपुर के हिस्टोरिक झारखंडी महादेव मंदिर के पास के प्राचीन तालाब को लेकर। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये क्लेम किया था कि ये लेक कारबला है और उनका इस पर हक है।
उन्होंने मार्च 2025 में कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी, लेकिन 21 मार्च को कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दिया और क्लियरली कहा कि दिस लेक इज नॉट रिकॉर्डेड एज कारबला इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये कभी करबला था ही नहीं, तो वक्फ का क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब ये लेक कई सालों से लोकल हिंदू कम्युनिटीज के लिए पवित्र और कल्चरल साइट रही है। लोगों ने भी बोला कि देयर हैव नेवर बीन एनी रिलीजियस सिंबल्स ऑफ एनी अदर रिलीजन इन द एरिया। 2018 से 19 में बलरामपुर नगर पालिका ने लेक की सफाई और ब्यूटिफिकेशन के लिए ₹29.92 लाख खर्च किए और इसे ऑफिशियली नाम दिया गया टेम्पल पॉन्ड, जो इसका मंदिर और सनातन धर्म से संबंध और पक्का करता है। लेकिन कुछ सालों से मुहर्रम के दौरान ताजिया विसर्जन से लेक का पानी गंदा हो गया था, जिसे ना तो आचमन के काम आता था, ना ही जानवरों या पक्षियों को पीने के लिए। डिवोटीज ने कंसर्न उठाया और कहा दिस वाटर वाज नीदर सूटेबल फॉर आचमन नॉर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बैलेंस स्टेप लिया। अब ताजिया विसर्जन के लिए अलग जगह डेजिग्नेट की गई है ताकि धार्मिक सद्भावना और एनवायरनमेंट दोनों सेफ रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला कि द डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यू साइट विल प्रोटेक्ट बोथ रिलीजियस हार्मनी एंड द एनवायरनमेंट। इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और कई सामाजिक संगठन भी एक्टिव रहे। वीएचपी एक्टिविस्ट और लोकल लीडर्स जैसे रेशम सिंह, किरण सिंह, डॉक्टर राकेश चंद्र ने डीएम को मेमोरेंडम दिया, लेक की सैंक्टिटी प्रिजर्व करने की डिमांड की। और वहीं दूसरा मैटर पंजाब के बोरन खुर्द विलेज में देखने को मिला, जहां पंचायत के कंट्रोल वाली 37 एकर्स लैंड सडनली पंजाब वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई। अब सरपंच बलजीत कौर ने कहा कि जनरेशंस ऑफ विलेजर्स could testify to the land being auctioned annually by the Rural Development Department. Even the Water Supply Department constructed a building on an acre of this land. अब पंचायत के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि in 1977 the पंचायत allotted 4 Marla residential plots to landless families from 2 acres of the same land. लेकिन इस साल जब पंचायत ने लैंड ऑक्शन करने की परमिशन मांगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कह दिया कि द लैंड लीगली बिलोंग टू द वक्फ बोर्ड एज पर द 1971 गजेट ऑफ इंडिया। पटवारी जगदीश बवा ने कंफर्म किया कि द पंचायत हैज एवरी राइट टू फाइल एन अपील विद द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। लेकिन ये भी माना कि 1994 में भी एक अटेम्प्ट हुआ था ट्रांसफर का, जो रिजेक्ट हो गया था। नाउ द विलेजर्स आर प्रोटेस्टिंग। पंचायत मेंबर मोहन सिंह ने क्लियरली बोला, वी विल फाइट अ लीगल बैटल अगेंस्ट दिस and if need arises we will also hold protest। जिसके साथ ही एक नया सवाल हमारे सामने आया है, लैंड का कंट्रोल, रिकॉर्ड्स वर्सेस रियलिटी। बोरन खुर्द जैसे गांव में प्रॉब्लम सिर्फ लैंड ओनरशिप की नहीं है, कम्युनिटी ऑटोनॉमी और हिस्ट्री का भी है। विलेजर्स कह रहे हैं कि ये लैंड डिकेड से उनकी यूज में थी। अब एक गजेट नोटिफिकेशन के बेसिस पे ओनरशिप शिफ्ट कर देना बिना ऑन ग्राउंड कंसेंट के लीगल तो हो सकता है, लेकिन लेजिटिमेट नहीं। यही नहीं, सोर्सेस कह रहे हैं कि सिमिलर लैंड ट्रांसफर्स नाभा के और गांव जैसे फैजगढ़, सहोली और रामगढ़ में भी हो रहे हैं। वक्फ मैपिंग के नाम पे लोकल गवर्नेंस अंडरमाइन हो रही है। तो क्या ये एक्चुअल रिफॉर्म है या साइलेंट ओवररीच? इस पूरे अमेंडमेंट का पैटर्न देख के लगता है कि गवर्नमेंट सेंट्रलाइज करना चाहती है वक्फ सिस्टम को, डिजिटल मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, नेशन वाइड रूल से। लेकिन आइरनी ये है कि सेम गवर्नमेंट फेडरलिज्म की बात करती है जब टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का होता है, जैसा कि लोगों का मानना है। यहाँ तो लोकल कम्युनिटीज, पार्टिसिपेशन, रिलीजियस ऑटोनॉमी और हिस्टोरिकल लैंड यूज सबको बाईपास किया जा रहा है अंडर द गार्ब ऑफ एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस कॉन्ट्राडिक्शन को एड्रेस करना जरूरी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।